जस्ट एक मिनट। हाँ जी, अब आवाज क्लियर है आपको? आई बिलीव। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, आज हमारी क्लास है। थोड़ा सा मैं अभी क्लास शुरू करने से पहले बता दूं कि बच्चे थोड़े से जो है ना, उनको ये है कि रमजान शरीफ का महीना भी है, जाहिर है रोजा भी होता है, किसी ने इफ्तारी बनानी है, किसी ने तरावी पढ़नी है, तो हर किसी के अपने टाइम टाइम के मुताबिक हर किसी ने मैनेज करना होता है। लेकिन क्लास का ये है कि जब मैं अगर किसी से ये पूछ रही हूँ कि हमें, आप लोग फिर जहाँ पे मेजोरिटी हो उस टाइम पे फिर मैनेज कर लिया करें एक दो बच्चे। अब जिस तरह आज मैंने 9 बजे का टाइम फिक्स किया हुआ था, मेरी एक दो एंगेजमेंट्स थी अभी इफ्तारी से पहले, लेकिन वही बात है, 9 बजे कुछ बच्चे नहीं आ सकते थे, तो फिर आई हैड टू शिफ्ट दैट टाइम एट 3:30 PM। सो थोड़ा सा जो है ना वो हमने अपने जरा व्हेन वी आर टेकिंग द क्लास, तो थोड़ा सा जो है ना वो हमें ऑर्डर में इसको लेके चलना है, ताकि हमारी क्लास भी मिस ना हो और कोई बच्चा मिस रह भी ना जाए क्लास लेने से ना। तो अच्छा जी, बच्चों ने मैप्स बना के मुझे भेजे और बहुत अच्छे कुछ बच्चों ने होमवर्क किया है, और बहुत सुहेल का मुझे काम बहुत अच्छा लगा, और बाकी बच्चों ने भी बहुत अच्छी एफर्ट करके तो जो होमवर्क है अपना वो मुझे दिया है, और अच्छा लगा है। अच्छा, सबने बनाया वर्ल्ड मैप और साउथ अमेरिका बनाया है, लेकिन अभी तक किसी ने यूरोप नहीं बना के भेजा। सो द मेन थिंग कि आज हमने जो फोकस करना है ना, वैसे तो मैंने नॉर्थ अमेरिका को भी रखा हुआ है लूप में, लेकिन आई ट्राई कि अगर हमारा यूरोप अच्छे से कवर हो जाता है। हम देखते हैं कि अगर हमारा हो जाता है, एक आई बिलीव मानूर ने भेजा था यूरोप, लेकिन अब है ना हम पूरे तरीके से यूरोप को पढ़ेंगे। ये हमने वर्ल्ड मैप देख लिया, कॉन्टिनेंट्स, ओशंस, ये मैंने दोबारा से इसको मेंशन आप लोगों को एक दफा कर लूं। सब बच्चों ने बहुत अच्छा होमवर्क किया था। हमें पता है कि दुनिया जो है इट्स ऑब्लीट स्फेरॉइड, ठीक है। वर्ल्ड का जो नेम है, या जिसको हम कहते हैं कि दुनिया की शक्ल कैसी है, कोई कहता है ओवल, कोई कहता है कुछ, कोई कुछ, लेकिन आप याद रखें वर्ल्ड इज ऑब्लीट स्फेरॉइड। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लें बच्चे। शोएब, अच्छा। अब ऑब्लीट स्फेरॉइड क्योंकि अर्थ है, तो इसका हमें पता है कि जो ये वाले दोनों नॉर्थ एंड साउथ पोल हैं, ये पिचके में है अंदर को, और यहाँ से अर्थ जो है वो जरा बाहर को निकली हुई है, ठीक है। बीच में वी हैव इक्वेटर, और हमें अच्छे तरीके से पता है कि जो इक्वेटर है वो ऐसी लाइन है जो 0 डिग्री एंगल बना रही है, और नॉर्थ एंड साउथ पोल 90 डिग्री का एंगल जो है वो हमारे पास बना रहे हैं। और याद रखें कि इक्वेटर वो जगह है जहाँ पे जितने भी कंट्रीज जो इक्वेटर पे आते हैं, ये वो वाले कंट्रीज हैं जिन पे सनलाइट डायरेक्टली पड़ती है और बिल्कुल टिल्ट नहीं हुई होती है, और गर्मी जो होती है वो ज्यादा होती है। जो इक्वेटर के 0 डिग्री के ऊपर 23.5 डिग्री नॉर्थ है, और जो नीचे 23.5 डिग्री नॉर्थ है, सॉरी साउथ है, इस जोन को हम कहते हैं कि दिस इज विच विच जोन इज दिस? मुझे बताएं कोई कि कौन सा जोन है? ट्रॉपिकल जोन में। ट्रॉपिकल जोन है, यस, वेरी गुड। अब ये ट्रॉपिकल जोन है। अच्छा, ये तो हमारे पास वर्ड है, हमें पता है कि जी सबसे, अब हम बात करेंगे कि दुनिया के ऊपर जो हमारे पास कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, उन्होंने कुछ कॉन्टिनेंट्स बनाए हुए हैं। हमारा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया। ये देखें, ईस्ट वाली साइड पे पहला एशिया है, एशिया के बिल्कुल साथ यूरोप है, और यूरोप के बिल्कुल नीचे वी हैव अफ्रीका, ठीक है। ये तीन आपस में जुड़े हुए हैं। हमारे पास ऊपर फिर नॉर्थ में हमारे पास नॉर्थ अमेरिका है। अगर हम साउथ हेमिस्फेयर में आते हैं, तो हमारे पास इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर साउथ अमेरिका है, और इधर अंटार्कटिका है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो दुनिया में हमारे पास कॉन्टिनेंट्स हैं। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट, हमने आज पढ़ना है यूरोप। अब आप देख लें कि यूरोप की पोजीशन दुनिया में किधर है, इट्स इन द मिडल, ठीक है। और ये यूरोप की पोजीशन है कि अगर हम इसके ईस्ट पे देखेंगे तो एशिया है, इसके वेस्ट पे अटलांटिक ओशन है, इसके साउथ में अफ्रीका है, और इसके नॉर्थ में नॉर्थ पोल है, ठीक है। तो अब आपने ये यूरोप और इसके कंट्रीज को जो है वो हमने देखना है। पहले हम जो पिछले लेक्चर में हम पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे, ताकि आप लोगों की भी रिविजन हो जाए।
और उसके बाद वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन द बाल्कान पेनिनसुला विच इज दिस पार्ट ऑफ यूरोप। ठीक है, आप लोग अपना अपना मैप अपने सामने रख लें और जैसे जैसे पेंसिल से मैं निशान लगाऊंगी आपने भी अपना उसी तरह पेंसिल से निशान लगाना है। लेट मी फर्स्ट रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर ताकि जिसको समझ नहीं आई उसको समझ आ जाए। अच्छा जी, यहाँ से हमने यूरोप को स्टार्ट किया था। हमें पता है इधर एशिया है, इस साइड पे अटलांटिक ओशन है, नीचे हमारे पास अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो यहाँ से जब हमने यूरोप को स्टार्ट किया तो ये वाली हमने सबसे पहले जो है आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ा था। पेनिनसुला, आई रिपीट, पेनिनसुला एक ऐसा लैंड एरिया होता है या ऐसा ज्योग्राफिक स्ट्रक्चर होता है जिसमें जमीन के साथ एक तरफ से अटैच होता है और उसके तीन साइड पे पानी होता है, उसको हम पेनिनसुला कहते हैं। और यूरोप जो है इट स्टार्ट्स फ्रॉम आइबेरियन पेनिनसुला जो कि हमारे पास स्पेन और पुर्तगाल का मिक्सचर है, यानी कि पुर्तगाल एक कंट्री है और उसके साथ स्पेन है, इन दोनों को मिला के हमारा आइबेरियन पेनिनसुला बनता है। आप इस तरह इसको सर्कल कर लें, इसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। पुर्तगाल का कैपिटल है लिस्बन और स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। ये हमारा क्लियर था। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की थी जिसको हम कहते हैं स्पेन से आगे पहले फ्रांस से गई वो लाइन, फिर जर्मनी गई, फिर पोलैंड गई, फिर बेलारूस गई। एक लाइन हमने 4 कंट्रीज की ड्रॉ की थी, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड एंड बेलारूस। और मैंने आपको बताया था कि पोलैंड वर्ल्ड वॉर से पहले जो है, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले जापान जर्मनी का पार्ट था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आपको पता चला कि जी वर्ल्ड वॉर 1 में उसके बाद जब जर्मनी है उसके जंग हार गया तो जर्मनी को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था, तब पोलैंड बना था। और वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होने की रीजन भी आप ये समझ लें कि जर्मनी पोलैंड को वापस लेना चाहता था। ठीक है, तो जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया था और वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई थी। असल में जर्मनी के अंदर यही ग्रज था कि मेरे से मेरी टेरिटरी छिन गई है तो आई नीड इट बैक। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास जर्मनी पोलैंड का जो हमारा ये है। फ्रांस है जी, फ्रांस का कैपिटल है हमारे पास पेरिस। ठीक है, यहाँ पे लाइन लगाएं, इधर पेरिस को सर्कल करें। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, पोलैंड का कैपिटल है वार्सा एंड बेलारूस का कैपिटल है मिन्स्क। ये आपने 4 लाइनें ऐसे ड्रॉ की। फिर हमने क्या किया था, हमने बताया था कि जर्मनी और फ्रांस के दरमियान दरार है। ये कैसे दरार है, ये मैंने आपको बताया था कि इनके आपस में डिस्प्यूट्स भी हैं, इनके लैंड एरियाज के डिस्प्यूट्स भी ऐसे ही हैं जैसे पाकिस्तान और इंडिया के डिस्प्यूट्स हैं। तो इनमें दरार है तो आपने ज्योग्राफिकली भी देखना है कि इनमें दरार है। नीचे भी कुछ कंट्रीज हैं इन दोनों के दरमियान और ऊपर भी कुछ कंट्रीज इनमें सैंडविच हुए हैं। जाहिर है जहां पे दरार होती है वहां पे पानी जो है वो अपनी जगह बनाता है। तो आपने इसको इसी तरह से याद रखना है। इनमें जो साउथ में हमारे पास क्या है, साउथ में हमारे पास लॉन्ग बूट पेनिनसुला है, लॉन्ग शू पेनिनसुला। ये हमारे पास इटली है। आपको पता है इटली की शक्ल ना लॉन्ग शू की तरह की होती है। इटली का कैपिटल है रोम और इटली के ना लॉन्ग शू के ऊपर आप समझिए एक फर लगी हुई है, जिसका प्यारा सा लॉन्ग शू होता है ना, वो जब पहना होता है, ये देखें ये लॉन्ग शू है, ठीक है, और इसकी ना ऐसे ऊपर फर लगी हुई है। तो ये फर जो है दैट इज बेसिकली स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये आपने ये देखें स्विट्जरलैंड है और स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। जर्मनी का कैपिटल है बर्लिन, स्विट्जरलैंड का कैपिटल है बर्न। ये आपने याद रखना है। ठीक है, अब ये तो हो गया नीचे वाली साइड, ये हम रिवाइज कर रहे हैं इसलिए मैं जरा तेज तेज आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है, हमारे पास ये ऊपर जो 3 वी शेप कंट्री सैंडविच हुए हुए हैं इनको हम क्या कहते हैं, इन कंट्रीज का क्या नाम है, 3 कंट्रीज को इकट्ठा मिला के? बेनिलक्स स्टेट्स। यस, बेनेलक्स स्टेट्स हैं ये। अब इन 3 कंट्रीज को हम कहते हैं कि ये बेनेलक्स स्टेट्स हैं। और बेनेलक्स स्टेट्स कौन कौन सी हैं, नेदरलैंड है, बेल्जियम है और लग्जमबर्ग है। याद रखिए 3 स्टेट्स जो हैं वो जर्मनी और फ्रांस में ऐसे सैंडविच हुई हुई हैं। ठीक है, और इनको हम कहते हैं नेदरलैंड जिसका कैपिटल एम्स्टरडेम है। और आपको रिवाइज करा दूं कि नेदरलैंड का पुराना नाम था हॉलैंड। ठीक है, उसके बाद वी हैव बेल्जियम जिसका कैपिटल है ब्रसल्स एंड लग्जमबर्ग जिसका कैपिटल है लग्जमबर्ग सिटी। ठीक है, ये हमारे पास 3 हो गई बेनेलक्स स्टेट। अब हमने देख लिया कि फ्रांस जाते हैं, हमारे पास पोलैंड और बेलारूस के दरमियान भी 3 स्टेट सैंडविच हुई हुई हैं जिनको हम कहते हैं एल ई डबल एल। इस तरह कैसे,
E for Estonia, L for Latvia, L for Lithuania. इस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया हमारे पास 3 स्टेट हैं और इन स्टेट्स को हम कहते हैं दीज आर बाल्टिक स्टेट्स, क्योंकि आप देखें सामने बाल्टिक सी भी है छोटा सा। ओशन और सी में फर्क होता है, ओशन बहुत बड़ा होता है और उसकी कोई बाउंड्री नहीं होती। कुछ एक सी दुनिया में है, करेबियन सी, जो कि विदाउट बाउंड्री है, अदरवाइज सी की कुछ बाउंड्री होती है और ये थोड़ा शैलो होता है एज कम्पेयर टू ओशन, और ये एक ओशन में काफी ज्यादा सी भी होते हैं, तो ये भी आपने याद रखना है। तो दिस इज बाल्टिक सी, ठीक है, जो कि बाल्टिक स्टेट्स की फ्रंट के ऊपर है, ठीक है। इस्टोनिया का कैपिटल है टेलिन, लेटविया का कैपिटल है रीगा एंड लिथुआनिया का कैपिटल है विलिनस। ये 3 आपने बाल्टिक स्टेट्स याद रखनी है और आपको पता होना चाहिए कि ये बाल्टिक स्टेट इस साइड पे रशिया के साथ लग रही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था इंपॉर्टेंट चीज कि मैंने आपको यूरोप के अंदर 3 कंट्रीज हैं जो इस तरह बाउंड्री के ऊपर है। मैंने आपको बताया था ये वाली साइड हमारे पास एशिया की साइड है। तो 3 ये वाले जो कंट्रीज हैं इनको कहा जाता है कि ये यूरोप का भी पार्ट है और एशिया का भी पार्ट है, जिसमें आप ये देखें बेलारूस और ये इस्टोनिया, ये किसके साथ लग रहे हैं? ये लग रहे हैं रशियन फेडरेशन के साथ। अगर हम इधर नीचे आए तो यहाँ पे वी हैव जॉर्जिया और उससे नीचे आए तो वी हैव टर्की। याद रखें कि इन तीनों को हम कहते हैं कि ये यूरोप और एशिया तीनों का पार्ट है, तीनों कंट्रीज। और टर्की को हम कहते हैं सिक मैन ऑफ यूरोप, सिक मैन ऑफ यूरोप, यानी टर्की का टिल्ट टुवर्ड्स यूरोप है, लेकिन टर्की जो है इटसेल्फ, ये जो है ज्योग्राफिकली इट इज अटैच्ड विद एशिया। सिक मैन ऑफ यूरोप कहते हैं। रशिया का कैपिटल हमें पता है मॉस्को है, और कैपिटल जो है वो भी हमारा जो है वो यूरोप वाली साइड पे टिल्ट है। रशिया तो बहुत बड़ा है ना ज्योग्राफिकली, लेकिन इसका टिल्ट वो इस साइड पे है। उसके अलावा वी हैव जॉर्जिया, जॉर्जिया का कैपिटल है टिबिलिसी, ये आप देख लें इस तरह, टी आगे इस तरह ऊपर हाइफन सा है और फिर उसके बाद BILIS है। अच्छा, ये जो है ये रशिया, एशिया और यूरोप तीनों का पार्ट है, ये बाउंड्री है। फिर आ जाते हैं हम ऊपर अपने कंट्रीज के पास। जर्मनी को देखें, जर्मनी एक ऐसा कंट्री है जिसके साथ डिफरेंट कंट्रीज अटैच्ड हैं, बहुत ज्यादा इसकी टांगे जो हैं वो इधर उधर हुई हुई हैं, इसके टेंटिकल्स फैले हुए हैं। जर्मनी के साथ एक पेनिनसुला लगता है जिसको हम जटलैंड पेनिनसुला कहते हैं ऊपर, क्योंकि एक साइड लैंड है और 3 साइड पे वाटर है, और इसको हम कहते हैं डेनमार्क। डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, एंड डेनमार्क जो है इसकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है वो इधर अगर हम जाएंगे ना अमेरिका वाली साइड पे, इस जगह पे नॉर्थ अमेरिका, और यहाँ पे वी हैव ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड डेनमार्क की एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी है। डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन है, और डेनमार्क को मिलाकर ऊपर वाली 4 स्टेट्स को जब हम मिलाते हैं तो इनको हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन स्टेट्स। स्कैंडिनेवियन स्टेट्स जो हैं ये इस वजह से हैं, जैसे एथनिक ग्रुप्स होते हैं ना पंजाबी, सिंधी, इसी तरह स्कैंडिनेवियन पीपल यहाँ पे रहते हैं, इनकी एक एथनिक ग्रुप है, स्कैंडिनेवियन पीपल है। मोस्ट पीसफुल स्टेट्स हैं ये, और स्कैंडिनेवियन स्टेट्स 4 हैं। डेनमार्क से निकलते हैं हम नॉर्वे जाते हैं, नॉर्वे का कैपिटल ऑस्लो है। स्वीडन जाते हैं, इसका कैपिटल स्टॉकहोम है। एंड फिनलैंड जाते हैं, इसका कैपिटल हेलसिंकी है। ये हमारे पास 4 स्कैंडिनेवियन स्टेट्स है, पीसफुल स्टेट्स हैं और बहुत ज्यादा तरक्की कर चुके हैं ये स्टेट। यहाँ तक हमने यूरोप पिछली क्लास में किया था। अब हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारा ये वाला पार्ट है यूरोप का, तो इसको आप देखें। यूरोप की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में आता है जी लंदन, ठीक है, या ब्रिटेन आता है, ठीक है। तो याद रखें यूनाइटेड किंगडम जो है, यूके जिसको कहते हैं, उसका कैपिटल जो है वो लंदन है। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो देखें ये फ्रांस है, और फ्रांस और लंदन के दरमियान पानी है, और ये पेरिस है फ्रांस का कैपिटल, ये लंदन है यूके का कैपिटल, और इनके दरमियान मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है, दिस इज कॉल्ड इंग्लिश चैनल। याद है लेडी डियाना जो है वो इसी इंग्लिश चैनल के अंदर जो है उनका एक्सीडेंट हुआ था एंड शी डाइड। एंड इंग्लिश चैनल जो है वो एक ट्रेन का सिस्टम है, रेल सिस्टम है। याद रखें यूरोप जो है वो आपस में ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज के कैपिटल्स जो है वो रेल सिस्टम के थ्रू कनेक्टेड है, लेकिन हर कंट्री के रेल सिस्टम का इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे के रेल सिस्टम से सेपरेट है। तो एक कंट्री पे लेट्स से लंदन से आपने पेरिस जाना है, तो जब लंदन की बाउंड्री छोड़ेंगे, यानी ये तो खैर इंग्लिश चैनल है, जो भी कोई किसी कंट्री का एक रेल सिस्टम से उतर के स्टेशन पे उतरेंगे और अगली ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन के साथ कनेक्टेड सिस्टम्स हैं, ठीक है। तो फ्रांस से पेरिस, पेरिस से लंदन आप जो है वो इंग्लिश चैनल के थ्रू ट्रेन भी आ सकते हैं,
एंड यू कैन ऑल्सो फ्लाई टू पेरिस एज वेल। अच्छा, ये देखें कितने करीब करीब आएंगे। अब हम देखेंगे कि यूनाइटेड किंगडम जो है, जिसको हम यूके कहते हैं, ये क्या है? यूके यूनाइटेड है, इसका मतलब कोई बिखरी हुई चीज थी जिसको यूनाइट किया गया। ठीक है, तो याद रखें यूके यूनाइट कैसे हुआ। 4 डिफरेंट स्टेट्स थी और उन्होंने कहा कि हम आपस में एक हो जाते हैं, हम एक फेडरेशन बना लेते हैं। इसमें ये होता है कि पार्लियामेंट और हेड एक ही हो जाता है, ठीक है, और बाकी जो होते हैं वो उसको अपनी अथॉरिटी सबमिट कर देते हैं। यानी कि एक मेन हो जाता है और वो बाकी जिस तरह सूबे होते हैं उस तरह से बन जाता है। सूबे तो खैर थोड़ा छोटा लेवल आ जाता है। जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जिनके छोटे छोटे अपने अपने किंग थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ इल्हाक कर लेते हैं और हम इकट्ठे होकर रहेंगे, हम यूनाइटेड हो जाएंगे। सो यूनाइटेड किंगडम जो है इटसेल्फ बेसिकली 4 जो है स्टेट्स उनके साथ मिलके बना है, जिनमें एक है हमारे पास इंग्लैंड, जिसका कैपिटल भी हमारे पास लंदन है। एक हमारे पास है स्कॉटलैंड, ये लिख लें, ये आपको कोई नहीं बताएगा। स्कॉटलैंड है, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड। एक हमारे पास है वेल्स, एक हमारे पास है आयरलैंड। 4 हैं, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड आयरलैंड। अब आप इसको बेशक ESWR कर दें, ठीक है, या कोई इस तरह से आपको याद करने के लिए ना, या फिर आप इसको स्क्वायर बना दें, ठीक है, कुछ भी आप इसको बना दें। S फॉर स्कॉटलैंड, W फॉर वेल्स, E फॉर इंग्लैंड, R फॉर जो है हमारे पास आयरलैंड। सॉरी, स्वे बनाएंगे ना, इसको इस तरह बनाएंगे, आयर बनेगा। अब I फॉर आयरलैंड, आयरलैंड पे देयर इज अ क्वेश्चन कि अगर ये सारा मिला हुआ है और यहाँ पे हमें स्कॉटलैंड भी नजर नहीं आ रहा, इंग्लैंड भी नजर नहीं आ रहा सेपरेट लिखा हुआ, तो यहाँ पे हमें आयरलैंड क्यों सेपरेट लिखा हुआ नजर आ रहा है? ये देखिए, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड जिसका कैपिटल डबलिन है, ये क्यों लिखा हुआ नजर आ रहा है? और इंग्लैंड का भी पार्ट आयरलैंड है, तो ये क्या चक्कर है? तो याद रखें कि ये जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड था ना, ये गौर से देखें, ये यहाँ पे इतना था, ठीक है, ये पूरा था। अब ये आप पर्पल पार्ट देख रहे हैं, ये वाला, ये वो आयरलैंड है जो इंग्लैंड के साथ इसने अपना इलाहाक कर लिया, और बाकी जो रह गया ये रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है जिसका कैपिटल डबलिन है। इट इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, इट इज नॉट पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, इट इज अ सेपरेट स्टेट। सिर्फ इस रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड और इस आयरलैंड के आपस में लड़ाइयां थी, तो इस आयरलैंड ने अपना इलाहाक यूके के साथ कर लिया था। अब आप गौर करें तो आपको पता है कि जी बॉर्डर्स के ऊपर जो है यूरोपियन यूनियन जो है उसमें कंट्रीज के बॉर्डर्स आपस में ओपन है, ठीक है, यूके के साथ ट्रेड हो रही है। अब उस यूरोपियन यूनियन का जो पार्ट है ना, वो आपको याद होना चाहिए कि आयरलैंड भी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ है कि ब्रेग्जिट हो गया है, और ब्रेग्जिट जब इस साल मार्च में ब्रेग्जिट के थ्रू यूके जो है उसने बिल्कुल अपना एग्जिट कर लिया है यूरोपियन यूनियन से। तो हो क्या रहा है कि इसने अपने बॉर्डर बंद कर लिए हैं। अब यहाँ पे ओपन ट्रेड है, यहाँ ओपन ट्रेड है, यहाँ लोग आ जा रहे हैं, सब कुछ ओपनली चल रहा है, लेकिन यूके के बॉर्डर्स क्लोज हैं, ठीक है। मुझे तो कभी कभी शक पड़ता है कि जो कोविड था इनको पहले ही पता था क्या, ना इन्होंने पहले ही अपने आप को निकाल लिया है, ठीक है। एनी हाउ, ये कुछ इस तरह का सीन है कि ये इसके बॉर्डर्स क्लोज हैं। अब आप देखें यहाँ पे अगर लेट्स से जर्मनी ने कोई चीज भेजनी है आयरलैंड को, तो किस तरह भेजेगा? बीच में तो रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। तो याद रखें कि जब हमने ब्रेग्जिट पढ़ते हैं, हम पेपर देने के लिए भी सारे हम ब्रेग्जिट का क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, तो उसमें यही क्वेश्चन आता है कि ब्रेग्जिट जब होगा तो आयरलैंड का स्टेटस क्या होगा? इसने तो अपने यूरोपियन यूनियन का पार्ट रहना है, और ये फिर सिर्फ अपनी नेवी यूज करेगा, इसके पास लैंड रास्ते तो सारे खत्म हो जाएंगे। तो फिर इन लोगों ने अभी एक एग्रीमेंट किया है जिसमें इन्होंने कहा है कि हम आयरलैंड की जो ट्रेड है उसको हम होने देंगे विद सम एक्सेप्शंस, ठीक है। तो तब जाके इनका ब्रेग्जिट का मामला हल हुआ है। अब ये देखें, ये हमने अपर पार्ट ऑफ यूरोप सारा कवर कर लिया है, ठीक है। इसमें ऊपर पार्ट यूरोप के पार्ट में आपने यहाँ पे ये भी देखना है, ये हमारे पास है आइसलैंड, ठीक है, दिस इज आइसलैंड, ठीक है। और इसकी जो पार्लियामेंट है ना, ये दुनिया की सबसे पुरानी पार्लियामेंट है, इसका नाम है एल्थेन, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है।
आइसलैंड के। अब हम आ जाते हैं हमारे मेन फोकस पे। यहाँ तक आई होप हम क्लियर हैं। हमारा जो मेन फोकस है वो है आज यूरोप का ये वाला साउथ वाला पार्ट। ठीक है, हमने सारी लाइन अपनी ये ड्रॉ कर ली। हमें पता है कि जी यूरोप को हमने इस तरह से याद करना है। हमें ये वाला स्ट्रक्चर भी इटली की समझ आ गई। ठीक है, फिर हमने करना है यहाँ से लाइन ड्रॉ करनी है। और ये देखें ये क्या है, ये पूरा मैंने एक वो बनाया हार्ट शेप एक चीज बन गई है। अब परेशानी किस चीज की है इस, तो हमें पता चलता है कि ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला कैसे है कि ये देखिए यहाँ से ये जमीन के साथ अटैच है इस जगह से, और 3 साइड पे इसके वाटर बॉडी है। ठीक है, सो इट मींस इट इज पेनिनसुला। अब ये जो स्टेट्स है ना, इन स्टेट्स को कहा जाता है कि बाल्कान स्टेट्स है, बाल्कान स्टेट्स। ठीक है, तो इस पेनिनसुला को हम कहते हैं बाल्कान पेनिनसुला। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने यूरोप में कितने पेनिनसुलास पढ़े हैं, तो आपको खुद ही पता होना चाहिए कि यूरोप में आपने जटलैंड पेनिनसुला पढ़ा है, बाल्कान पेनिनसुला पढ़ा है, लॉन्गशू पेनिनसुला पढ़ा है, और आइबेरियन पेनिनसुला पढ़ा है। ऐसे ही है ना? आपने अच्छा, पांचवा पेनिनसुला कौन सा है अनम? Which one is the fifth peninsula? मैम बाल्कन पेनिनसुला। बाल्कन पेनिनसुला। वन इज पांचों बताएं इटालियन, मुझे। आइबेरियन, जेटलैंड एंड स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। जो 3 कंट्रीज है ऊपर, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, उनका भी तो है ना? ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला है। मैम ये 3 कंट्रीज का जो है, पीछे लैंड है और आगे वो तीनों तरफ पानी है उनके, नॉर्वे। जो पेनिनसुला है ना, ये अगर हम बनाते भी हैं तो ये हम सिर्फ नॉर्वे एंड स्वीडन का बना सकते हैं आई बिलीव, क्योंकि बीच में हमारे पास यहाँ पे गल्फ आ गई है। ये लेकिन है नहीं, ये सिर्फ जटलैंड पेनिनसुला है ये वाला। ये ना एक और भी ज्योग्राफी के फीचर्स होते हैं, जिस तरह ये देखें, ये गल्फ स्ट्रक्चर पेनिनसुला से हट जाता है। पेनिनसुला शुड बी वेरी क्लियर, और वो ये है जो कि जटलैंड है, ये है जो कि बाल्कान है, ये है जो कि हमारे पास लॉन्गशू पेनिनसुला है, और पीछे हमारे पास यहाँ पे आइबेरियन पेनिनसुला। देखें, इट्स वेरी क्लियर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब हमें यहाँ से आप अपना जो मैप है, अपने आप मैप बिल्कुल क्लियर होके इसको आप खोलें। ठीक है, इटली को देख लिया था, अब इटली की थोड़ी सी मैं आपको यहाँ पे एक छोटी डिटेल बताऊंगी। ठीक है, अब ये किक किसको मारा है आपने याद रखना है कि ये एक को, ये आपने लिख लेना है, साथ ही आपको सीखा है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का था, तो किस शहर में पैदा हुआ, तो आपको पता होना। क्वेश्चन कि कौन सी स्ट्रेट है के दरमियान, कौन सी स्ट्रेट, नो स्ट्रेट बिटवीन देम।
लेकिन जिसको ये नहीं पता होगा कि ये दो आयरलैंड जो है, एक फ्रांस का पार्ट है और एक इटली का पार्ट है, तो उसको नहीं पता चलेगा कि वो सेट करती है, राइट? तो अगर ऐसा एमसीक्यू आ जाता है कि ऐसी स्ट्रेट जो फ्रांस और इटली को सेपरेट, ठीक है, और आपको ये चीज सेपरेट मेंशन पता होनी चाहिए। अच्छा जी, इस तरह अब हम आ जाते हैं आगे हमारे मेन फोकस पे, विच है दिस इज पोलैंड एंड बेलारूस, और आगे हमारे पास रशिया है, ठीक है। इसमें 19 कंट्रीज की करेंसी जो है ना, सॉरी, जिनकी करेंसी यूरो है, ठीक है। तो 19 कंट्री है, का कैपिटल हब स्लोवेकिया का कैपिटल है ब्रेटिस्लावा, एंड यूक्रेन का कैपिटल है कीव। ये आपने याद रखना है। चेक रिपब्लिक, उससे आगे प्राग है, उससे आगे हमारे पास है यूक्रेन। तो ये तीन कंट्रीज की हमने एक लाइन आपस में, इनको इस तरह देखें जैसे मैंने किया हुआ है ना, मुझे याद करते हुए ऐसे ही लाइन वाइज याद किए थे, तो इस तरह बंदे को याद रहता है। फिर इसको ना आप मैथमेटिकल में लेके जाते हैं, जैसे अब आपने इस तरह लेके चलना है। मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ। आपने पहले ये दो कनेक्ट किए, आपने इस तरह लेके जाना है कि पहले हमारी लाइन कनेक्ट हुई हुई है की, फिर यहाँ नीचे तीन कंट्रीज की लाइन कनेक्ट हो गई है, ठीक है। इस तरह ही आपने ऊपर ये चार कंट्रीज की लाइन कनेक्ट की, इधर तीन की, इधर तीन की। इस तरह ना आपने जब इसको अरिथमेटिक्स में लेके जाना है तो आपके लिए आसानी हो जाएगी इसको याद करने में। आपने तीन कंट्रीज कनेक्ट किए, चेक रिपब्लिक, स्लोवेकिया एंड यूक्रेन। इसका कैपिटल है प्राग, स्लोवेकिया का कैपिटल है ब्रेटिस्लावा एंड यूक्रेन का कैपिटल है कीव। उसके बाद हमने स्विट्जरलैंड को इटली के साथ कनेक्ट कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे जर्मनी के साथ जो इसकी बाउंड्री पे लग रहे हैं, हमारे पास लग रहा है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, ठीक है, नीचे से। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे चेक रिपब्लिक के नीचे और स्विट्जरलैंड के लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे हमारा साथ शुरू हो रहा है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना। आपने ऑस्ट्रिया से लाइन ड्रॉ करनी है, आपने ऑस्ट्रिया के सामने हंगरी में लेके जानी है, हंगरी से आपने रोमानिया में लेके जानी है, रोमानिया से आपने मोल्डोवा में लेके जानी है। पहले तीन की लाइन कनेक्ट हुई, फिर चार की लाइन कनेक्ट हुई। आपने कहाँ से स्टार्ट किया? ऑस्ट्रिया से स्टार्ट किया, आप हंगरी लेके गए, हंगरी से आपने रोमानिया में किया और रोमानिया से आपने मोल्डोवा में कर दिया। ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वियना, हंगरी का कैपिटल है बुदापेस्ट, रोमानिया का कैपिटल है जो वो करता है, तो आपने इसको बुचारेस्ट से याद रखना है, और मोल्डोवा का कैपिटल है, ठीक है। ये चार कंट्रीज की आपने लाइन कनेक्ट करनी है। और हंगरी का मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रिया और हंगरी पहले एक ही थे, इसको पूरा ऑस्ट्रियन हंगरी, ऑस्ट्रियो हंगरी
एम्पायर कहा जाता था। ये लोग आपस में थे, लेकिन बल्कान वॉर हुई के बाद इनके आपस में फटे हुए, तो ऑस्ट्रिया और हंगरी आपस में सेपरेट हो गए। तो ये हमारे पास ऑस्ट्रिया, हंगरी, रोमेनिया एंड मोल्डोवा की लाइन है, 4 कंट्रीज की। मोल्डोवा का कैपिटल है चिसिनाउ, इसको आप लिख लें। अच्छा, फिर बाल्कान पेनिनसुला में पहले 3 की लाइन, फिर 4 की लाइन कनेक्ट हुई। अब हमने इस तरह नीचे को आना है, ठीक है। अब आपने ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। आप ऑस्ट्रिया के बिल्कुल अगर नीचे से देखेंगे ना, बिल्कुल नीचे से, ये देखें, ऑस्ट्रिया के एग्जैक्ट नीचे हमारे पास छोटे छोटे लाइन है। यहाँ से ऑस्ट्रिया के नीचे, यहाँ पे ऊपर देखें स्लोवेकिया था, यहाँ पे स्लोवेनिया है, ठीक है। ऑस्ट्रिया के इसके आएगा, नीचे स्लोवेनिया आएगा, ठीक है। तो स्लोवेकिया से आपने स्लोवेनिया से स्टार्ट करना है, ठीक है। वहां से आपने नीचे लाइन आनी है क्रोएशिया के अंदर, क्रोएशिया आपने लाइन आनी है बोस्निया के अंदर, बोस्निया से आपने है करना है, वहां ग्रीस को कनेक्ट करना है। लेट मी रिपीट, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज की एक लाइन है। अब आपने इसको याद कैसे करना है, ये देखें। आपने कहना है यहाँ पे 6 कंट्रीज की एक लाइन है, ठीक है। फिर यहाँ हम 4 पे गए, 3 पे गए, ठीक है। फिर हम यहाँ पे फिर से 4 पे आए, और फिर नीचे 6 कंट्रीज की एक लाइन है। हम इनको इस तरह भी कनेक्ट कर सकते हैं ताकि हमें याद हो जाए। बट एक ही बाल्कन पेनिनसुला के साइड पे भी 6 कंट्रीज की लाइन है। नॉर्मली क्या होता है, बंदे को ना याद नहीं रहता कोई एक कंट्री, खास तौर कभी कभी जो है ना, ये वाला कंट्री मिस हो जाता है हमसे, ये वाला, ये जो है ना नीग्रो मिस होता है बिकॉज इट्स वेरी स्मॉल। तो अब हमने क्या किया, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया के नीचे और हमने स्लोवेनिया, स्लोवेनिया का कैपिटल है लिजुब्लिजाना, ठीक है। स्लोवेनिया का कैपिटल है लिजुब्लिजाना, क्रोएशिया का कैपिटल है ज़ाग्रेब के। स्लोवेनिया से क्रोएशिया में गए, क्रोएशिया से हम आगे बोस्निया गए, बोस्निया का कैपिटल है साराजेवो। आपने इसी तरह याद करना है, क्रोएशिया पहले, बोस्निया, उसके बाद हम चले मॉन्टेनिग्रो, जिसका कैपिटल है पोडगोरिका। अब बिलीव यू मी, इसको याद करना है, ठीक है। इसके मैं आज तो सिर्फ यूरोप कराऊंगी, आप इसको याद करें, आप इसको लिखें, आप इसको ड्रॉ करें और मुझे शेयर करें। उससे होगा कि आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। जब आप बाल्कान पेनिनसुला को सेपरेटली ड्रॉ करेंगे और कंट्रीज को सीक्वेंस वाइज बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। आप 10 दफा बनाएं, 15 दफा बनाएं, 20 दफा बनाएं। सर्बिया गए, क्रोएशिया से हम बोस्निया गए, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, हम लोग कर रहे थे बाल्कान, जिसमें अभी आप लाइन ड्रॉ लाइन दिख रही है, चेक रिपब्लिक से लाइन ड्रॉ की, स्लोवेकिया ले गई और यूक्रेन तक गई। ये 3 कंट्रीज की मैंने लाइन कनेक्ट की, इसी तरह आपने लगानी है। फिर मैंने ऑस्ट्रिया से की, हंगरी, रोमेनिया, रोमेनिया से मोल्डोवा, 4 कंट्रीज की मैंने लाइन कनेक्ट की। ये हमारे पास हो गए 3 4 की लाइन। अब हमने ऑस्ट्रिया की 6 कंट्रीज की लाइन कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब हम इनको गौर से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए, स्लोवेनिया, स्लोवेनिया नीचे क्रोएशिया, क्रोएशिया के नीचे बोस्निया, बोस्निया, फिर हम अल्बानिया गए और वहां से हम ग्रीस चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे 1 3 4 5 6 कंट्रीज है। ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे कोई मुस्लिम कंट्री होगा, तो याद रखें ये जो अल्बानिया है ना, दिस इज मुस्लिम कंट्री, ठीक है। अब मैं इनके आपको कैपिटल बताऊंगी, इसमें याद रखें 98% इनकी पॉपुलेशन जो है दैट इज मुस्लिम। स्लोवेनिया का कैपिटल है लिजुब्लिजाना, ठीक है। क्रोएशिया का कैपिटल है ज़ाग्रेब,
बोस्निया का कैपिटल है साराजीवो एंड मॉन्टीनीग्रो का कैपिटल है पोडगोरिका। इनको आप दे रहे हैं, आपने ये याद करने हैं। अच्छा जी फहद, मैं रीच कर देती हूँ। 6 कंट्रीज की लाइन है, ठीक है। सबसे ऊपर है सल्वेनिया, कैपिटल है लिब्लियाना। फिर है क्रोएशिया जिसका कैपिटल है ज़ाग्रेब। फिर है बोस्निया जिसका कैपिटल है साराजीवो। फिर है मॉन्टीनीग्रो जिसका कैपिटल है पोडगोरिका। अल्बानिया कैपिटल है तिराने एंड ग्रीस का कैपिटल है एथेंस। ये आप सोच रहे होंगे कि इतना डिटेल में पढ़ने की हमें क्या जरूरत आई। याद रखिए, आपने बाल्कान वॉर्स पढ़नी है, आपने वर्ल्ड वॉर पढ़नी है, आपने जब हिस्ट्री पढ़नी है, आपको ये चीजें जब आती होंगी तो आपके लिए जरा मुश्किल नहीं होगा कि फलाने कंट्री ने फलाने पे अटैक किया तो क्या हुआ। ठीक है, आपको सारा कुछ फिंगर टिप्स पे होगा। ये 6 कंट्रीज करने के बाद आपने याद रखना है, किसी के पास पुराना मैप होगा, किसी के पास नया। आपने ना यहाँ पे ट्राइंगल बनाना है। इस ट्राइंगल में एक लाइन में 3 कंट्रीज है, ठीक है। और ये सामने है हमारे पास कंट्री। कैसे? ये हमारे लास्ट कंट्रीज हैं फॉर यूरोप, ठीक है। ग्रीस के ऊपर हमारे पास है मैसिडोनिया, ठीक है। मैसिडोनिया का कैपिटल है जी मैसिडोनिया। अलेक्जेंडर द ग्रेट का जब हम पढ़ते हैं ना, जिसको हम कहते हैं सिकंदर आजम, अलेक्जेंडर द ग्रेट इज फ्रॉम मैसिडोनिया। ये मैसिडोनिया के थे और इन्होंने यूरोप को फतह करना था। यहाँ से सारा जाते 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 ये वो बड़े सगीर तक गए थे, लेकिन उससे आगे नहीं जा पाए थे। अच्छा, अलेक्जेंडर मैसिडोनिया के थे। मैसिडोनिया से बिल्कुल ऊपर ना पहले था हमारे पास सर्बिया, और सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड। लेकिन अब यहाँ एक और कंट्री जो है वो नया इमर्ज हुआ है, और उस कंट्री को कहते हैं रिपब्लिक ऑफ कोसोवो, और उनका कैपिटल है प्रिस्टीना। ये आप लोग लिख लें, ठीक है। कोसोवो कंट्री का नाम है, जिसका नहीं है वो लिख ले। कोसोवो रिपब्लिक ऑफ कोसोवो है, और इसका कैपिटल है प्रिस्टीना, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो यहाँ पे हमारे पास मैसिडोनिया, कोसोवो एंड सर्बिया है, और आगे बुल्गारिया है। सर्बिया का कैपिटल है बेलग्रेड एंड बुल्गारिया का कैपिटल है सोफिया। और ऊपर हमारे पास हमने कर लिया हुआ है रोमानिया ऑलरेडी पिछली लाइन में कनेक्ट करके। तो ये जो हमारे पास था, दिस इज कॉल्ड बाल्कान पेनिनसुला। अगर आप यहाँ पे गौर करें तो हमने क्या देखा, ये देखिए आपको नीचे सीरिया नजर आ रहा है ना, ये सारा एशिया जो भी हमने करना है। टर्की इज द सिक मैन ऑफ यूरोप। अब आपने अगर देखा होगा टर्की का एक इम्पोर्टेंट है, टर्की का कैपिटल इम्पोर्टेंट है किसी को? यूरोपियन कंट्रीज जो हम, ये सब यूरोपियन कंट्रीज हैं। टर्की का कैपिटल क्या है? अंकारा। और टर्की जब हम करते हैं तो हमारे जहन कौन सा सिटी आता है बड़ी फेमस टर्की का? इस्तांबुल। इस्तांबुल आता है। अब आप यहाँ पे देखें गौर से, ये देखें, ये था अंकारा, ठीक है। एक मिनट, अक्सर लोग जो है ना वो इस्तांबुल को कैपिटल समझते हैं टर्की का, क्योंकि उन्हें इस्तांबुल नाम आता होता है। इसी तरह जब कोई स्विट्जरलैंड रशिया, जॉर्जिया एंड टर्की, तो इनको हम एशिया में भी कंसिडर करते हैं। तो अगर आपको एमसीक्यू ये आ जाता है कि विच सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप, ठीक है, तो आपने ब्लैक सी लिखना है। यूरोप के साथ से एशिया को सेपरेट करता है ब्लैक सी, या यूरोप और एशिया के दरमियान है ब्लैक सी। अब याद रखें कि ब्लैक सी किन कंट्रीज को ब्लैक सी की बाउंड्री लगती है, ठीक है। तो याद रखें उसका हमने लिखा हुआ है द बर्गर, THE, और द बर्गर कहते हैं, ठीक है। अब द बर्गर से हमने कैसे बनाया, T फॉर हम करेंगे टर्की, द पूरा जो है ये टर्की से लिंक्ड है, ठीक है। T फॉर टर्की। अब B से आप खुद देखें कौन सा होगा। B से आएगा बुल्गारिया,
ठीक है, यू से आएगा यूक्रेन। अब ये देखिए यूक्रेन है, मोल्डोवा नहीं लग रहा है साथ। ठीक है, आर से आएगा रोमेनिया, जी से आएगा जॉर्जिया और इस आर से आएगा रशिया। ठीक है, तो ये द बर्गर आपने याद रखना है कि ये वो कंट्रीज हैं जिनकी बाउंड्री ब्लैक सी के साथ कनेक्ट होती है। ये हमारे पास यूरोप था। अब यहाँ नीचे बस टर्की से नीचे एक छोटा सा आइलैंड है साइप्रस। अक्सर लोगों को पता होता है कि साइप्रस क्या है। साइप्रस एक आइलैंड है जिसका कैपिटल है निकोसिया। आपने याद रखना है कि हजरत उस्मान गनी के दौर में ये आइलैंड जो है ये मुसलमानों ने फतह किया था। क्या रिपीट करूं बच्चे, आइलैंड रिपीट करूं या ब्लैक सी के कंट्रीज रिपीट कर दूं? द बर्गर है, आपने याद रखना है, ये हमने बनाया हुआ है, इसका एक मोनोलॉग टाइप सा। ठीक है, तो ब्लैक सी इज अ सी विच सेपरेट्स एशिया फ्रॉम यूरोप। और ब्लैक सी के आसपास जो कंट्रीज कनेक्ट होते हैं उसको हमने द बर्गर करके लिखा है ताकि हमें याद रहे। द जो है दैट इज फॉर टर्की क्योंकि टी से स्टार्ट होता है। और बर्गर में बी जो है दैट्स फॉर बुल्गारिया, यू इज फॉर यूक्रेन, आर इज फॉर रोमेनिया, जी फॉर जॉर्जिया एंड आर। जो कंट्रीज आपस में बाउंड्री लाइन जिन कंट्रीज की लगती है वो ये वाले हैं और आपने याद रखना है। उसके बाद हमारे पास आता है इस्तांबुल, सॉरी साइप्रस। ये एक आइलैंड है जिसका कैपिटल है निकोसिया। और याद रखें ये पहला आइलैंड है जो मुसलमानों ने, जी ब्लैक सी कनेक्ट करता है इन कंट्रीज को जो मैंने अभी बोले हैं। बच्चे मैंने 3 दफा रिपीट किया है कि ब्लैक सी किन कंट्रीज को कनेक्ट करता है। आप लोग गौर से सुने इसको। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है इधर सामने, आपको शो हो रहा है, ये देखें। टी फॉर टर्की और बर्गर का जो ये बना हुआ है ना BURGR है, ई नहीं आएगा बीच में। सो बी फॉर हमारे पास बुल्गारिया है, ये देखें। आर फॉर रोमेनिया है, जी फॉर जॉर्जिया है, फिर यू फॉर हमारे पास यूक्रेन है और आर फॉर रशिया है। अच्छा लास्ट सुन लें इसको। साइप्रस है, ये पहला आइलैंड है जो मुसलमानों ने फतह किया था और हजरत उस्मान गनी के दौर में फतह किया था। और ये 647 में फतह हुआ था, ये भी याद रखें। अब्दुल्ला बिन कैस उस वक्त नेवल चीफ थे इनके, यानी और इनके पहले अमीर भी थे इस आइलैंड के। तो ये आपने एक वो लिख लेना इसकी जो है वो। एनीथिंग एल्स? अभी यूरोप में जो चीज आपको नहीं समझ आई तो मुझसे पूछ मैम। लास्ट लाइन ये है कि जी जी मैम ये ना इजमीर पर आप फोकस करेंगे जरा मैप को। जी कहाँ पे? हाँ जी मैम, इजमीर, इजमीर टर्की के थोड़ा सा आगे जो है मैम। मैम ये छोटी हाँ छोटी जी हाँ लाइनें जी देखते ये हैं ना मैम, ये क्या है? ये स्ट्रेट्स हैं, क्या है ये? इजमीर के पास मैम बच्चे ये फिजिकल मैप में हम पढ़ेंगे। अच्छा इजमीर के पास ये छोटी छोटी लाइंस है ना, ये बाउंड्री लाइंस कनेक्टेड हैं और ये कुछ छोटी छोटी स्ट्रेट्स और छोटी छोटी वो है लाइंस डली हुई। तो ये जो है ना ये हमारे पास फिजिकल मैप के अंदर है। ये फिजिकल मैप में मैं आपको पढ़ाऊंगी कि ये वाली स्ट्रेट कौन सी है, कौन सी है। ये सारा कुछ आपको फिजिकल मैप में पता चल जाएगा कि ये वाटर बॉडी कौन सी है, इसमें यहाँ पे कौन सा स्ट्रेट है, इधर कौन सी स्ट्रेट है जो ब्लैक सी से आती है। ये सब मैंने आपको फिजिकल मैप में करना है। मैम यूरोप में टोटल कितने कंट्रीज हैं? फर्स्ट से पुल यानी कंट्री एंड जो बच्चे गिन ले। मैंने इतना नहीं गिना इसको, इसको देख लेते हैं, आप काउंट कर लें। हाँ जी 19 कंट्रीज जो मैं मेंशन आपको कर देती हूँ, ये मैं आपको ना ग्रुप में भेज भी दूंगी। ये आप कर लें। यूरोप जो है ना याद रखें इट्स टफेस्ट वन।
ठीक है, यूरोप जो है इट्स टफेस्ट ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी, और लकीली हमने इसको पढ़ लिया है। और इसको मैंने 2 क्लासेस में पढ़ाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही था कि हम लोग इसको अच्छे तरीके से पढ़ें। आपने प्लीज इसको बार बार, आई एम रिपीटिंग, आपने इसको अच्छे से करना है, बिकॉज इसकी इंपॉर्टेंस जोग्राफिकली है, पॉलिटिकली है, वन पेपर के लिहाज से है, कंपेटिटिव एग्जाम के लिहाज से है, वर्ल्ड वॉर्स के लिहाज से है, दुनिया के इकोनॉमिक सिस्टम के लिहाज से है। तो आपने कुछ भी करना है तो दैट विल एमिनेट फ्रॉम यूरोप। तो आपको यूरोप का पता होना चाहिए, इसके कंट्रीज का पता होना चाहिए, उनके कैपिटल्स का पता होना चाहिए। और जो 19 कंट्रीज है ना इनके पास, उसमें पुर्तगाल है, स्पेन है, फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स हैं, बेनिलक्स स्टेट्स हैं, आयरलैंड है, माल्टा, साइप्रस, फिनलैंड, ग्रीस, मॉन्टीनीग्रो, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया एंड ऑस्ट्रिया। इनकी करेंसी यूरो है। ठीक है, अब आपने ये कंट्रीज पढ़ लिए हैं और आपको इन नेम्स फेमिलियर हो गए हैं, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाना चाहिए कि ये कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट है। मैम मेरा क्वेश्चन है, मैम मतलब यूरोप इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? सारी जंगें वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 यहीं से स्टार्ट हुई, तो किस वजह से इतना इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है? जी, यूरोप जो है ना वो इस वजह से इम्पोर्टेंट कॉन्टिनेंट है, आप हमेशा याद रखें कि ये लोग टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे फ्रॉम द वेरी स्टार्ट। इनके पास वेल्थ थी, ठीक है। फिर इनके पास जो लोग इमर्ज हुए थे ना, जो इनके आप कह सकते हैं कि इनके जो लीडर्स थे, जिस तरह नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, या यूरोप के जो क्वीन थी, या जो यूके का सिस्टम था, इन लोगों ने ना अपने आप को हमेशा से ऑर्गेनाइज्ड रखा। 1648 में हुई थी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया, ठीक है। वो देखिए बहुत करीब करीब है ये कंट्रीज आपस में, इनकी आपस में फटे और वॉर्स बहुत ज्यादा चलती थी। देखिए इतने पीसेस में और कोई कॉन्टिनेंट डिवाइडेड नहीं है जितना यूरोप है। उसकी वजह ये है कि कंट्रीज के आपस में लड़ाइयां थी, सॉवरेनिटी की रिस्पेक्ट नहीं करते थे, तो छोटे छोटे कंट्रीज बन गए। प्लस इनकी अपनी एक लिगेसी होती थी जो हर तरह से ये लोग फॉलो करते थे। यूके में मोनार्की सिस्टम था, जर्मनी में डिक्टेटरशिप थी, और ये अपने अपने इनके अंदर इंपीरियलिस्ट अप्रोच थी। इंपीरियलिज्म समझते हैं, इंपीरियलिज्म होता है कि जब एक पावर होती है ना जो वेल्दी होती है, एक नेशन को वेल्दी होने के लिए क्या चाहिए, उसके पास वेल्थ होनी चाहिए, यानी इकोनॉमिकली स्टेबल होनी चाहिए, और मिलिटरीली स्टेबल होनी चाहिए। और यूरोप नेवी के भी हिसाब से बहुत ज्यादा स्टेबल था, और बहुत से कंट्रीज जो थे वो वेपनाइजेशन कर रहे थे। जिन दिनों में यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा था, या इल्म नॉलेज इनके पास था, तो उन दिनों में बाकी जितने साइड वाले कॉन्टिनेंट्स हैं, जैसे अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया, या अमेरिकन कॉन्टिनेंट हो गया, इन कॉन्टिनेंट्स को उन दिनों में कुछ पता ही नहीं था। अमेरिका को भी आपने कैसे देखें, 1492 में अमेरिका दरियाफ्त हुआ है, वो भी किसने दरियाफ्त किया जी? यूरोप से बंदा गया था और उसने दरियाफ्त किया, ठीक है। और जब उन्हें पता चला कि अमेरिका दरियाफ्त हो गया, तो उन्होंने वो भी इंडिया भेजना था, उसको गलती से वो अमेरिका चला गया, और वहां पे उन्हें पता चला कि जी हमें एक लैंड एरिया मिला है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना, वो यूके और फ्रांस की गवर्नमेंट जो थी, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने लोगों को वहां पे सेटल करना शुरू किया, और अमेरिका की 13 कॉलोनीज में बाद में लोग उसमें ऐड होना शुरू हो गए, और अमेरिका को आबाद भी इन्हीं यूरोपियंस ने किया था। बाद में अमेरिका में रेवोल्यूशन आया, दोबारा से यूरोपियन कंट्रीज आपस में लड़ाई करना शुरू कर दी। इन्हीं की वॉर्स ने हमारी हिस्ट्री बनाई है, इन्हीं की वॉर्स ने हमारी इकोनॉमी बनाई है और इकोनॉमिक सिस्टम बनाया है। अमेरिका बहुत बाद में आके इनसे आगे चला गया। आगे तो खैर मतलब मिक्स ही है, ज़ाहिर है अमेरिका सुपर पावर, लेकिन इन लोगों ने वॉर्स में इंडल्ज होके अपने आप को पीछे कर लिया, और अमेरिका ने वॉर से अपने आप को बचाए रखा उस वक्त। और ये लोग लड़ते थे, अमेरिका दोनों फरीकों को एड भी प्रोवाइड करता था, और वो सब कुछ करते करते वो सुपर पावर बन गया। सो बेसिकली जितनी हमारी वर्ल्ड में वॉर्स हुई है, वर्ल्ड वॉर 1 हुई है, वो भी जर्मनी ने की थी। इनकी इंपीरियलिस्ट आइडियोलॉजी थी, ये चाहते थे कि हम कब्जा करें दुनिया के ऊपर। इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी नेविशा फैलाने की कोशिश की। ऐसी टेंडेंसीज और किसी कॉन्टिनेंट में, इंडिया की बात करें, सब कॉन्टिनेंट की बात, इसी तरह रिलीजन के ऊपर सारा कुछ था। मैम ये जो साइड पे मैप बना हुआ है, ये यूरोपियन यूरोप ने फिर ये किया कि इंपीरियलिज्म जी
मैम ये साइड पे मैप बना हुआ है यूरोपियन यूनियन के कंट्री। ये वाला जो मैप है, नहीं नहीं, इन कंट्रीज को क्लोज करके दिखाया हुआ है। ये यूरोपियन यूनियन है, दिस इज यूरोपियन यूनियन। ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मेंबरशिप और उसके ये वाला ये। अब आपको मैं लिखवा रही हूँ ये कंट्रीज, आप लिख लें। पुर्तगाल लिखे, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बाल्टिक स्टेट्स, बेनेलक्स स्टेट्स, आयरलैंड, माल्टा, साइप्रस, स्लोवेनिया, स्लोवेकिया, मॉन्टेनिग्रो, ग्रीस, फिनलैंड एंड ऑस्ट्रिया। ये वो कंट्रीज हैं जिनकी करेंसी यूरो है। यानी कि आप इन कंट्रीज में कहीं भी चले जाएंगे तो आपके पास यूरो होगा, तो आपको करेंसी एक्सचेंज स्टोर पे जाने की जरूरत नहीं है। दे डील इन सेम करेंसी। सेम करेंसी में डील करने के बहुत से फायदे होते हैं कि आपको कुछ भी मतलब स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं है, आपकी तिजारत बहुत आपको कोई चीज इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। ये गूगल कर लें, ठीक है। और अब 27 हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ब्रेग्जिट हो गया और मार्च में यूनाइटेड किंगडम जो है वो वहां से निकल गया। ठीक है, एनी हाउ हमारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंपीरियलिज्म, हर चीज की इमर्जेंस पॉइंट जो है वो इधर यूरोपियन कॉन्टिनेंट। तो इसको आपने ध्यान से पढ़ना है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ेंगे ना, मतलब मेरे साथ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, अब इंटरनेशनल रिलेशंस जब हम पढ़ते हैं तो हमने सारी यूरोप की हिस्ट्री पढ़नी होती है। उसमें इन्होंने कैसे हम पे अटैक्स किए, कैसे यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, फिर कैसे वर्ल्ड बैंक बना, कैसे जो है वो बन गया, उसका क्या नाम है, IMF बन गया, ठीक है। और कैसे वो गैट एग्रीमेंट हो गया। ये सारी चीजें हम यहाँ पे IR में पढ़ते हैं और वो सब कुछ यहाँ पे है, एवरीथिंग। दुनिया की जितनी हम ऑर्गेनाइजेशंस पढ़ते हैं उनमें से आधी का तो हेडक्वार्टर ही जिनेवा के अंदर है, स्विट्जरलैंड में। ये सारी चीजें हम अभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक आपने यूरोप करना है, इसको बहुत अच्छे से याद करें, इस पे टाइम अपना इन्वेस्ट करें। सबसे ज्यादा मेहनत इस कॉन्टिनेंट पे करनी है आपने। उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट करेंगे, नॉर्थ अमेरिका। मैम अच्छा जी, कोई क्वेश्चन है तो बता दें। जी जी। आप इंग्लिश पढ़ाती हैं? मैं इंग्लिश ऐसे नहीं पढ़ा रही, मेरे पास मुझे टाइम नहीं है इंग्लिश ऐसे पढ़ाने का, उस पर थोड़ा लेक्चर देना होता है। मैं इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन पढ़ाती हूँ, प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन। तो मैम मतलब कैसे ऐसे क्या कभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, assignment अब क्या बिकॉज पढ़ा? मैंने अभी IR की मेरी क्लासेस चल रही हैं बैक टू बैक, आई लॉ की चल रही हैं और मैथ चल रहा है, तो इस वजह से ना ऐसे का मेरे पास टाइम नहीं होता। आई जस्ट टीच इंग्लिश प्रेसियन कॉम्प्रीहेंशन। हाँ, मैं ऐसे चेक कर देती हूँ अगर कोई बच्चा लिखते तो। मेरे 1-2 स्टूडेंट्स हैं जो चेक कराते मैम हैं मुझे। कॉम्प्रिहेंशन में आप मतलब क्या क्या पढ़ाती हैं? कॉम्प्रिहेंशन में क्या क्या आप टीच करवाती पूरा कॉम्प्रीहेंशन का पेपर, उसमें जो जो है जैसे हैं? जैसे मैम है, इडियम्स वगैरह भी क्या स्ट्रिक्टली करवाएंगी? टेंसेस वगैरह, एवरीथिंग एवरीथिंग नरेशन? एवरीथिंग। टेंसेस से स्टार्ट करती तो हूँ फिर मैम मैं, बेसिक इंग्लिश से स्टार्ट करती हूँ कि टेंस क्या है, पूरा इंग्लिश का कि ओके किस तरह पहले टेंस पढ़ते हैं, चारों जो हमारे टेंसेस होते हैं, और उसके बाद फिर ट्रांसलेशन करते हैं, फिर करेक्शन करते हैं, उसके 140 रूल्स हैं करेक्शन के, वो पढ़ते हैं। वो सारा बैक टू बैक होता है। अच्छा बच्चे, इसको अब आपने अच्छे से पढ़ना है और फिर मुझे आपने जो है वो अपना होमवर्क सेंड करना है। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारी क्लास परसों है, आफ्टर ईद करूंगी। मेरी ना असल में बहुत ज्यादा मैं ओवर ऑक्यूपाई हुई हूँ, मेरी आजकल डेली क्लास हो रही है, तो इस वजह से मैं इनको ईद के बाद स्टार्ट करूंगी। मैं शायद आपको ज्वाइनिंग का बता दूं, उसका ना मैं शेयर कर दूंगी आपके साथ, वो हमारा बना हुआ है, तो वो शेयर कर देंगी आपके साथ ना, मेरे नंबर से आपको। जी जी। हाँ जी। इंटरनेट का क्यों कोई मसला आ रहा है? इंटरनेट का इशू आ रहा है? अच्छा अच्छा, आपके फोन में रिकॉर्ड हो जाता है? चले मैं इसको रिकॉर्ड कर लूंगी। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, फिर जिस बच्चे को रिकॉर्डेड लेक्चर चाहिए हुआ उसको मैं सेंड कर दूंगी। ठीक है, ओके ओके ओके, अल्लाह हाफिज।